नमो बुद्धाय। दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैं इस समय उपस्थित हुआ हूं ब्लेसिंग एकेडमी कोचिंग सेंटर पर और इसके संस्थापक महेश कुमार निषाद जी हैं। और आज इन्होंने छोटा सा एक प्रोग्राम रखा बाबा साहब की जयंती के शुभ अवसर पर, जिसमें बच्चों को इकट्ठा किए हुए हैं। हमारे इस प्रोग्राम में उपस्थित अतिथि हैं सतीश सर जी और हमारे अंकल जी श्री रामाशय निषाद और रामेश्वर निषाद, इधर हमारे बबलू यादव जी और अवधेश यादव जी, और इधर हमारे संजय यादव जी अंकल जी उपस्थित हुए हैं। और समस्त हमारे इस कोचिंग के हमारे भाई साहब कोचिंग एकेडमी सेंटर के बच्चे भी उपस्थित हैं यहाँ पर। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि आज देखिए बाबा साहब की और फूलन देवी काशीराम जी की प्रतिमा रखकर हम लोग एक उनकी जयंती मना रहे हैं। यहाँ पर केक भी रखा गया है, तो बहुत ही शुभ अवसर होता है एकजुटता दोस्तों, जिससे हम लोग खुशियाँ मनाते हैं कि आज इनके दिन की वजह से हम लोग शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। और देखिए छोटे मोटे ब्लेसिंग एकेडमी कोचिंग सेंटर के छोटे छोटे बच्चे देखिए केक काटने की तैयारी में लगे हुए हैं। और यहाँ पर हमारे अतिथि श्री सतीश बौद्ध सर जी आए हुए हैं और इनके सौजन्य से यहाँ पर और आए हुए अन्य अतिथियों के सौजन्य से आज यहाँ पर 14 अप्रैल की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है ब्लेसिंग एकेडमी कोचिंग सेंटर पर, जिसके संस्थापक हैं महेश कुमार निषाद जी, जो कि हमारे छोटे भाई हैं। ये देखिए प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं और संविधान की प्रस्तावना से शुरू करने जा रहे हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प में होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 ईस्वी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। क्या नाम है आपका? सत्यम गौतम। तो दोस्तों देख सकते हैं इतनी छोटी सी उम्र में हमारे भाई सत्यम गौतम जी हैं, जो कि इन्होंने संविधान के बारे में आपको बताया, उसकी प्रभुता के बारे में बताया, उसकी आर्थिक अर्थव्यवस्था के बारे में बताया कि किस तरह इस संविधान के रचयिता बाबा साहब ने कितनी परिश्रम करके आज ये दिन लाया है। तो बहुत ही खुशी मिला। आप जियो हज़ारों साल भाई, और भगवान आपको ऐसे ही आगे बढ़ाए। ठीक है दोस्तों, अभी वीडियो बने रहिए, कहीं जाइएगा मत। अभी केक कटने जा रहा है और हमारे सतीश सर कुछ कहेंगे आप लोगों से, तो ठीक है सर। तो दोस्तों देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे केक काटने जा रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। देखिए केक बच्चों द्वारा केक काट दिया गया है और सब लोगों ने तालियां बजाया खूब जमकर। बाबा साहब के जन्मोत्सव पर धूमधाम से केक कटने जा रहा है। बाबा साहब फोटो लीजिए भाई। एक इधर बस ठीक आवे ना सर, आइए इधर आइए, आप भी चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे सर जी माननीय काशीराम जी के फूल अर्पण कर रहे हैं और बीच में बाबा साहब की प्रतिमा रखी गई है और बगल में महामना फूलन देवी जी की प्रतिमा रखी गई है। सबको मेरा सादर प्रणाम और सादर नमन। आप लोगों को बहुत गौरवान्वित होता हूँ और सर जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जो बाबा साहब के जयंती पर आए, अपना कीमती समय भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपको। तो देखिए बच्चे भी बहुत खुश हैं बाबा साहब की जयंती पर 14 अप्रैल को।
तो हमारे सर जी कुछ संक्षिप्त में कुछ आप बच्चों को बता दीजिएगा बाबा साहब के बारे में। आप सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान, जय समाजवाद। हम लोग अपना यही नारा, इसी से ही संबोधन शुरुआत करेंगे और बच्चों का, यहाँ पे आए हुए सभी लोगों का अभिवादन। और आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही 14 अप्रैल, जो कि सबसे महान कार्य किए हैं। इन्हें बोधिसत्व कहा जाता है। बोधिसत्व अर्थात इनको सत्यता का ज्ञान हो गया था, इसलिए बोधिसत्व कहा जाता है जी। और हम लोग कोई भी जयंती जो मनाते हैं वो मनाते क्यों हैं, जयंती मनाई क्यों जाती है? अगर हमारी अपनी कोई पहचान होती इस देश में या इस समाज में, तो हम लोग अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए केवल मनाते हैं। जैसे हमें कमाना है, घर बनवा लेना है, अपने परिवार की सुख सुविधा को जो है कि बढ़ा देना है। लेकिन यहाँ पे अपने देश में ऐसा नहीं होता है जी। अपने देश में ऐसा नहीं। हम अपनी पहचान बनाने के लिए परेशान है कि यहाँ पे जातिवाद का सिस्टम है। एक व्यक्ति चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो जाए, एक व्यक्ति चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो जाए, उसे देखा जाता है समाज में उसके जाति के नाम से। जाति के नाम से देखा जाता है कि वो छोटा है या बड़ा है, उसके ज्ञान के आधार पर उससे बड़ा नहीं कहा जाता है। ये जो बच्चे हैं, यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चों को कहा जाता है आने वाले टाइम में ये भविष्य है। लेकिन क्या वास्तव में ये आने वाले टाइम में भविष्य है? भविष्य तो आज के टाइम में हमें लगता है जो अपने आप को उच्च जातीय कहता है वही भारत का भविष्य निर्धारित करता है, चाहे वो जैसा हो। भारत को चाहे बर्बाद कर रहा हो, चाहे जो कर रहा हो, जो समाज को ख़त्म कर रहा हो, उन्हीं लोगों को केवल कहा जाता है कि ये सब के सब जो है कि भारत के निर्माता हैं, बने हुए हैं। बच्चों को केवल नाम मात्र का कह दिया जाता है। बच्चों को तो ये भी नहीं पता है कि हम बड़े होने के बाद समाज में किस नाम से जाने जाएंगे। बड़े होने के बाद समाज में किस नाम से जाने जाएंगे। एक बच्चा हो सकता है घर में उसको कहा गया हो बहुत टैलेंटेड है हमारा बच्चा, आगे जाके बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे समाज में वो बड़ा होने लगता है, घर से बाहर निकलता है, उसको कहा जाता है ये इस जाति का है, अर्थात ये समाज में किस लेवल का है, बैठने लायक है समाज में, नहीं बैठने लायक है, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, समाज तय कर देता है। उसके ज्ञान को, उसकी बुद्धि को वहीं नष्ट कर दिया जाता है। अब समाज में बड़ी विडंबना यह है कि किस आधार पे किसी को कहा जाता है कि ये छोटा है या बड़ा है। अगर ज्ञान के आधार पे कहा जाए तो ज्ञान के आधार पे तो बाबा साहब जिन्होंने संविधान के लिए मेहनत किए, संविधान को उन्होंने बनाया, किसी बड़े बिरादरी में नहीं जन्मे थे ना, छोटे बिरादरी में। जो बिरादरी बनाई गई है, जो जाति बनाई गई है, उस हिसाब से छोटे जातियों में जन्मे। बड़ी जाति में अपने यहाँ आपको कहती है हम बहुत बड़ी जाति के हैं। आज तक उन लोगों ने न तो विज्ञान के नाम पे कोई अच्छा काम किया, न तो खोज के नाम पे किया है, और न ही ऐसा कोई ग्रंथ दिया है जिससे समाज का विकास हुआ हो। हाँ, उन लोगों ने इतना बढ़िया काम किया है यह जरूर कि लोगों को कैसे बर्बाद किया जाए। अपने घर में जब कोई बच्चा काम नहीं करता है तो उसको लोग कहते हैं कि यह एकदम बेकार हो चुका है, काम करने लायक नहीं है, या तो यह काम करे या तो घर छोड़ के भाग जाए। वो जब तक काम नहीं करेगा तब तक उसको खाने के लिए मिलेगा नहीं, उसको प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन जब बात आती है समाज की, तो समाज में एक ऐसा वर्ग है जो बैठ के खाता है, मूर्ख बना के खाता है जी। लोगों के बीच में पहुंचेगा, एकदम से अनाप शनाप की बातें उसके सामने रखेगा, लोगों के सामने, और लोग उसको जो है कि प्रणाम भी करेंगे, और घर पे जितना कुछ रहेगा उसको दान कर देंगे। एक काम वो अच्छा नहीं, न तो वो जो है कि लोगों को इतना ये सिखाता हो कि समाज में भाईचारा की जो है कि भावना पैदा करे, ये भी नहीं करता है। उसके बाद भी निकम्मा होने के बावजूद उसको सब लोग जो है कि
सुख सुविधा प्रदान करते हैं दान दे करके। बनाया गया है भारत में, नियम बनाया गया है कि एक तरफ दान लेने वाला व्यक्ति महान कहलाता है और दूसरी तरफ दान लेने वाला व्यक्ति भिखारी कहलाता है। दोनों दान लेते हैं। सही बात है। तो हमें अपने महापुरुष को जानना है, इसलिए कि महापुरुष जो संघर्ष करने के बाद इस बुद्धि से चमके हुए हैं। ये छोटे जो बच्चे हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके माइंड को कोई जानता नहीं है कि कौन सा बच्चा ऐसा होगा जो आने वाले टाइम में इन बच्चों के अंदर कुछ चीजें हैं और वह कैसे खुलेगी, उसके लिए है शिक्षा। एक ही दवा है सबके लिए, सभी बच्चों के लिए या पूरे मानव समाज के लिए केवल एक दवा बनाई गई है कि अगर वो शिक्षित होगा तो वो अपने देश को ही नहीं पूरे विश्व को बदलने का दम रखता है। लेकिन अपने यहाँ कहा क्या जाता है, अरे पढ़ लिख के क्या होए, क्या होए। यह दिखाया जाता है, लोगों में भ्रम पैदा कर दिया गया है कि पढ़ने न पाए। समाज में प्रचार किया गया है लाइन खींच देंगे तो कर्जा हो जाएगा, लाइन खींचने पे कर्जा हो जाएगा। तो हम तो कहते हैं कि जो समाज में जो आईएएस बना होगा, जो डीएम बना होगा, सबसे ज़्यादा लाइनियाँ वो खींचा होगा। जितना ज़्यादा जो पढ़ा है उतना बड़ा ना जो है कि वो अधिकारी बना होगा। अगर जितना ज़्यादा पढ़ा है इसका मतलब उतना अधिक वो लाइन खींचा है। और अपने समाज में यह डाल दिया गया बच्चों को लाइन खींचेंगे तो फिर कमज़ोर हो जाएंगे। कमज़ोर हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, घर पे कर्जा लग जाएगा। अब पता नहीं कर्जा ज़्यादा लाइन खींचने से वह कर्जदार बनेगा या जो है कि अपने परिवार अपने समाज का विकास कर देगा। शिक्षा से कुछ होता नहीं है, सब ऊपर वाले की देन है, सब ऊपर से मिलता है। जिसके किस्मत में जो है वही मिलेगा, उससे ज़्यादा किसी को मिलेगा नहीं। इस तरह से भ्रम फैला दिया गया है। अगर ईश्वर यही कहा गया हो कि सब कुछ ऊपर से मिलेगा तो फिर पढ़ाई लिखाई तो बेकार है, पूरी तरह से बेकार है। स्कूल वगैरह खुलना नहीं चाहिए था, जिसके जो किस्मत में होता वो मिल जाता हमें। लेकिन दूसरी तरफ जो विज्ञान पर भरोसा करने वाले लोग हैं वह कहते हैं कुछ नहीं मिलेगा। जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा, एक छोटा बच्चा जितनी बड़ी डिग्री ले लेगा, जितना ज़्यादा पढ़ लेगा, वह उतना ही विकास करेगा। शायद प्रकृति जो है, शायद प्रकृति जितने भी निर्माण करी है प्रकृति, जैसे पेड़ पौधों को, यह प्रकृति में अपनी जगह स्टेबल हैं, एक जगह पड़े हुए हैं। एक पेड़ दूसरे पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। जीवों में उसी तरह से है, एक जीव दूसरे जीव को नुकसान नहीं पहुंचाता, जैसा प्रकृति निर्धारित कर दिया उसी तरह से है। लेकिन मानव में ऐसा नहीं है। मानव के पास दिमाग होने के बाद वह केवल शोषण करता है, एक व्यक्ति दूसरे का शोषण करता है। और हमारे महापुरुष यही चीज केवल बताए हैं कि शोषण से कैसे बचा जाए, और वो बचने की दवा बताए हैं कि केवल आपको शिक्षित होना है, इसके अलावा कोई दवा है नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में इतना सब कुछ हमारे समाज को बताया, हमारे यहाँ पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी बताया। दोस्तों आप लोग जान सकते हैं, ये है बाबा साहब की गरिमा, जिन्होंने अपना पूरा त्याग कर दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा, पूरा त्याग कर दिया। किस तरह कितने परिश्रम से उन्होंने पढ़ाई किया था। उनको स्कूल में नहीं जाने दिया जाता था। स्कूल के पीछे जो खिड़कियाँ होती थी उस खिड़की के पीछे से पढ़ते थे। और पीने के लिए, पानी के लिए, दोस्तों मैं बता दूं, उनको जिस घड़ा को अगर वो छू देते थे पानी के लिए तो उस घड़े को लोग फेंक देते थे, फोड़ डालते थे। कितनी प्रताड़ना सहने के बाद बाबा साहब ने पढ़ाई अपना कंप्लीट किया और समाज को जगाने के लिए कितनी मेहनत किया, कितनी प्रताड़ना सहे। तो सर जी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप आए और चंद शब्द ब्लेसिंग कोचिंग सेंटर में आपने कुछ कहा और बाबा साहब के पूजा भी करवाई और जयंती भी धूमधाम से मनाया। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम अपनी वाणी विराम देते हैं। और वीडियो मेरी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर करना। जय संविधान, जय बाबा साहब।